हाय, क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और आपको ये शक है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, या आपके डॉक्टर ने आपका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ट्यूबरकुलोसिस और इनफर्टिलिटी का, बांझपन का क्या संबंध है और वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस के इलाज से प्रेगनेंसी हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। बहुत कॉमनली आप ट्यूबरकुलोसिस का दवाई बिना जाने ले रहे होते हैं और ट्यूबरकुलोसिस की दवाई बिना बात पे लेने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप नहीं जानते हैं, जो आगे चल के आपको हार्म कर सकते हैं। सो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कॉमनली आपने सुना होगा। हमारे देश में इसको होने की संभावना जो है 15-20% तक भी हो सकती है उन महिलाओं में जिनमें प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो बच्चादानी का टीबी या बच्चादानी के आसपास फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स का जो ट्यूबरकुलोसिस है वो इनफर्टिलिटी कैसे करता है, वहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस कैसे जाता है, इसको कैसे जान सकते हैं और इसका क्या इलाज है। सबसे पहली बात तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो मुख्य तौर पे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। तो सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं वो फेफड़ों का टीबी होता है, जिसे बलगम की जांच से पता कर सकते हैं। अब ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एक फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट पे, यूट्रस पे, ओवरीज पे, ट्यूब्स पे कैसे जाता है, इसको जाने के 4 मुख्य रास्ते होते हैं। सबसे पहला तो होता है ब्लड द्वारा। तो कोई भी पुराना टीबी का इन्फेक्शन या फिर टीबी का नया इन्फेक्शन जो है वो ब्लड से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, यूट्रस तक, ट्यूब्स तक जा सकता है। दूसरा तरीका होता है लिम्फेटिक स्प्रेड। सो एक तरीके का सफ़ेद खून भी हमारे शरीर में संचारित होता है, उसको लिम्फ कहते हैं। उसका अलग लिम्फेटिक सप्लाई होता है, उसके थ्रू भी ये जेनाइटल ट्रैक्ट तक जा सकता है। तीसरा होता है डायरेक्ट स्प्रेड, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक का स्प्रेड डायरेक्टली जो आपस में कांटेक्ट होने पे। और चौथा जो सबसे रेयर है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी अगर एक पुरुष को ट्यूबरकुलोसिस है तो वो सीमन के माध्यम से, सेमाइनल फ्लूइड के माध्यम से, इंटरकोर्स से एक फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, गर्भाशय में ट्यूबरकुलोसिस कर पाए। तो इन चार मुख्य कारणों से ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है वो फीमेल में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है अगर वो वहाँ पे स्थापित हो जाए। तो जब ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया फीमेल के ट्यूब्स, यूट्रस या ओवरीज में जाता है तो क्या क्या ऐसे चेंजेस लाता है जो इनफर्टिलिटी का या बांझपन का कारण बनते हैं। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ट्यूब्स को 100% तक अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमनली अफेक्टेड जो पार्ट है, स्पेशली ब्लड से अगर टीबी फैल रहा है तो वो ट्यूब्स होता है। ट्यूब के कुछ पार्ट होते हैं। ट्यूब का एक पार्ट होता है जो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे कॉर्नू कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो ओवरीज के साथ जुड़ा होता है उसे फिम्ब्रिया कहते हैं, जो अंडे को अपने अंदर खींचने में मदद करता है। जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है उसे एम्प्यूला कहते हैं। टीबी का बैक्टीरिया एम्प्यूला वाले पार्ट को सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एम्प्यूला जो है वो और फूल जाता है, उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, अंदर जो है उसके कुछ फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं। अंदर अगर अंडा पहुंचता है तो उसका जो फ्लो है वो वहाँ पे हैम्पर होता है, शुक्राणु वहाँ पे नहीं आ पाते, अंदर की जो लाइनिंग है, जो परत है वो ख़राब हो जाती है। ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड रिलीज होना है, जो प्रेगनेंसी आने में मदद करता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर ये टीबी का बैक्टीरिया एम्प्यूला को अफेक्ट कर रहा है तो ये सब चेंजेस होंगे, बट अगर फिम्ब्रिया को अफेक्ट करता है तो इन सब चेंजेस के साथ साथ फिम्ब्रिया के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो उससे बढ़त निकली हुई है, जो अंडे को अपने अंदर पिक करने में हेल्प करती है, वो सूज जाती है, जिसकी वजह से ये ट्यूब अब अंडा ढंग से पिक नहीं कर पाती है, और कर पाती है तो ये वहीं पे अटैच हो जाता है लाइनिंग खराब होने के कारण। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी ट्यूब में ही बच्चा स्थापित होने का, एम्ब्रियो चिपकने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया गर्भाशय को अफेक्ट करता है तो गर्भाशय को अफेक्ट करने के चांसेस 60% है। अगर ट्यूब में हम 95 से 100% मानते हैं तो ये गर्भाशय की परत को डैमेज करने के चांसेस रखता है करीब 60%।
गर्भाशय की जो लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसमें जाके एम्ब्रियो चिपकता है, इम्प्लांट होता है, प्रेगनेंसी होती है, अगर वो डैमेज होती है तो एक फीमेल की साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं। पीरियड्स या तो हैवी होने लगते हैं या फिर हैवी होने के साथ साथ वो टाइम के साथ कम होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी पीरियड का फ्लो कम हो जाएगा और हो सकता है एक फीमेल को पीरियड आने भी बंद हो जाए और स्किप होने शुरू हो जाए। बच्चादानी की परत अगर डैमेज होती है तो उस केस में एडवांस स्टेजेस में जाके परत जो है दूसरी परत से चिपकनी शुरू हो जाती है। उसको एडेशंस कहते हैं और एक साइंटिफिक भाषा में एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा होता है तो ऐसे में प्रेगनेंसी आना नामात्र हो जाता है, पीरियड की गड़बड़ी के कारण और बाद में ये परत जमा होने के कारण। इसके अलावा 20-30% केसेस में जो ये बैक्टीरिया है वो ओवरीज में भी एस्टैब्लिश हो सकता है और उसकी वजह से अंडादानी की गांठें बनना, जिसे एडनेक्सल मासिस कहते हैं, और साथ ही वहाँ पे परत जमा होने से एडेशंस बनना, जिससे ट्यूब का भी फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। कभी कभार ट्यूब और अंडादानी की मिलके एक गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी आने में मुश्किल होती है। तो अंदर के अगर पेल्विस में अगर टीबी फैलता है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फेक्शन का कारण बनता है और प्रेगनेंसी आना इसके साथ मुश्किल रहता है। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं? अगर किसी को पहले हिस्ट्री रही है ट्यूबरकुलोसिस की और उनमें आज भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो रहा है, हल्का शाम को बुखार आ रहा है, तो ये निशानी होती है एक्टिव कॉक्स की, एक्टिव टीबी के इन्फेक्शन की। पर जेनाइटल टीबी की एक खास बात है, ये हो सकता है एक महिला में कोई भी सिम्टम ना प्रेजेंट करे। कभी कभार तो बच्चादानी की परत अफेक्ट होने से ऐसा हो सकता है कि उनकी पीरियड की गड़बड़ी शुरू हो जाए। पर अगर ट्यूब का टीबी है तो वो बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट करे, बिना इमेजिंग टेस्ट करे, बिना ट्यूब की जांच अल्ट्रासाउंड के नहीं पता चल सकता है। तो बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया शांत पड़ा रहता है एक महिला के गर्भाशय में या ट्यूब्स में, और जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो इमेजिंग टेस्ट से ही जाके पता चलता है। अब ट्यूबरकुलोसिस के कुछ खून के जांच होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड और ट्यूब टेस्ट होता है। आमतौर पे जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते हैं, आपका ट्यूब का जांच होता है। तो ट्यूब की जांच में वो क्या चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सबसे पहला हमने बात किया ट्यूब की सूजन, जिसे हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। ट्यूब का एक अलग तरीके से रिजिड सा हो जाना, जिसे हम लेड पाइप रिजिडिटी कहते हैं, लेड पाइप ट्यूब कहते हैं। सब ट्यूब जो ऐसा नहीं लगता है कि जाके अंडे को पिक कर सकती। ट्यूब का बंद होना, स्पेशली फिम्ब्रियल एंड पे, वहाँ पे कुछ परत का जमा हुआ दिखना, जिसकी वजह से जो स्पिल है वो बहुत लॉक्यूलेटेड आता है। तो ये सारी चीज़ें अंदेशा देती हैं कि इस ट्यूब में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। साथ ही HSG बताता है गर्भाशय की लाइनिंग, अगर लाइनिंग जो है उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो एंडोमेट्राइटिस की निशानी है। अगर बच्चादानी की परत अफेक्टेड और एडेशंस हो गई हैं, जिसकी वजह से बच्चादानी का साइज़ छोटा हो गया, जो कभी कभी टी शेप यूट्रस की फॉर्म में भी दिखता है, तो वो भी हमें ट्यूबरकुलोसिस का अंदेशा दे सकता है। बच्चादानी का मुंह, सर्विक्स के अंदर की भी परत अगर इरेगुलर होती है तो वो भी निशानी होती है ट्यूबरकुलोसिस की। तो एक ट्यूब की जांच भी हमें बहुत ज़्यादा अंदेशा दे पाती है कि ट्यूबरकुलोसिस शायद ऐसी स्थिति में हो सकता है और यही कारण हो प्रेगनेंसी ना आने का। अगर खून की जांचें इस पे कराते हैं तो हमें ये टीबी गोल्ड टाइप के टेस्ट बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर टीबी PCR बहुत नॉन स्पेसिफिक होता है। ESR अपने आप में बहुत नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। मॉन्टुक्स टेस्ट जो कराया जाता है वो हमारे देश में BCG वैक्सीन की वजह से, और क्योंकि टीबी वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, वो भी फॉल्स पॉजिटिव आता है, तो ये हमारे लिए बहुत काम के टेस्ट नहीं होते हैं। बट अगर टीबी का बैक्टीरिया किसी तरीके से बच्चादानी की परत में या ट्यूब के किसी सैंपल में या ट्यूब के ऊपर के किसी उस पर लिया जाता है और ग्रो किया जाता है, तो वो हमें फिर अच्छे से बता पाता है कि टीबी है या नहीं है। अगर हमने ऐसा कुछ टीबी का लक्षण HSG पे ट्यूब पे देखा तो उसे कंफर्म करने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए या उसमें टीबी को जांचने के लिए हम लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। और अगर लैप्रोस्कोपी किसी और कारण से की जा रही है तो भी लैप्रोस्कोपी में यही लक्षण अगर हमें दिखते हैं कि ट्यूब सूजन है, ट्यूब में पानी है, या हिस्ट्रोस्कोपी में बच्चादानी की परत
जो है वो चिपकी हुई है, उसमें एडेशंस है, बच्चादानी की कैविटी छोटी है, तो भी हमें टीबी का आइडिया लग सकता है। और इनके टिश्यू टेस्ट हम लैब में भेज सकते हैं टीबी के बैक्टीरिया को देखने के लिए। लैब में जो है हिस्टोपैथोलॉजी पे अगर हमें टीबी के ग्रैनुलोमास दिखते हैं या फिर टीबी का बैक्टीरिया स्टेनिंग पे आता है जिसे ZN स्टेनिंग कहते हैं, या टीबी का बैक्टीरिया PCR टेस्ट में आता है जिसे CB NAT टेस्ट भी कहते हैं हमारे देश में, तो हमें 100% पता चल सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस ही है। अगर ये सारे टेस्ट आपके नेगेटिव हैं, क्योंकि इन जांचों में फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, फिर भी आपके डॉक्टर को आपके HSG पे या फिर आपके लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी पे और आपकी क्लिनिकल कंडीशन पे कि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि आप एक कैंडिडेट हैं जिनको टीबी की दवाई देने से फ़ायदा होगा, तो क्लिनिकल बेसिस पे भी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज दिया जा सकता है। अब ट्यूबरकुलोसिस का इलाज पार्शियली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेना है तो जैसा हमारे टीबी के प्रोग्राम में एडवाइज्ड है बिल्कुल वैसा ही लेना चाहिए। टीबी एक नोटिफाइबल डिसीज़ है, जिसका मतलब अगर टीबी का इलाज एक डॉक्टर दे रहे हैं तो उन्हें सरकार को बताना पड़ेगा कि हम टीबी का इलाज शुरू कर रहे हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर टीबी का इलाज कोई आधा ले या फिर जितनी गोलियां लेनी चाहिए उससे कम ले तो आगे चल के रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिसका मतलब जो दवाइयाँ आज असर कर रही हैं वो आगे आपको जब ट्यूबरकुलोसिस किसी और हिस्से का होता है तो असर करना बंद कर देती हैं और आपका टीबी इलाज से लाइलाज की तरफ चला जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के अगर आप कैंडिडेट हैं तो इसमें डिफाइंड है कि कैसे इलाज लिया जाता है। शुरू के 2 महीने 4 तरह की गोलियां और फिर 4 महीने के लिए 2 तरह की गोलियां ली जानी चाहिए। एक टीबी की गोली अगर 6 महीना ली जा रही है तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस का ही कारण बनती है। टीबी का इलाज टीबी के फिजिशियन द्वारा या टीबी सेंटर्स पे लिया जाए और कंप्लायंस के लिए उनसे रेगुलर टच में रहें और साथ ही अपने कुछ खून की जांच कराते रहें, ये देखने के लिए कि टीबी की दवाइयों का आपके शरीर पे कुछ नेगेटिव असर तो नहीं आ रहा है। पर वो कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें टीबी का इलाज प्रेगनेंसी लाने में फ़ायदेमंद होता है? अगर टीबी शुरू की स्टेजेस का है और उसकी वजह से आपकी ट्यूब्स पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई हैं या बच्चादानी की परमानेंटली डैमेज नहीं होगी है और उसमें दोबारा अच्छे से बनने की क्षमता है और ट्यूब्स जो है अभी फंक्शनल स्टेट में है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ टीबी है, तभी टीबी का इलाज आपकी प्रेगनेंसी आने में मदद करता है। अगर बहुत ज़्यादा पुराना इन्फेक्शन है, स्कारिंग हो चुकी है, ट्यूब के बिल्कुल डिस्टॉर्शन हो चुका है, ट्यूब अब काम करने लायक स्थिति में नहीं है, बच्चादानी की परत इतनी डैमेज हो चुकी है कि वो ढंग से उग ही नहीं पा रही है और बहुत ज़्यादा लाइनिंग थिन है, तो टीबी का इलाज जो है लेना आपके लिए ज़रूरी है। पर हो सकता है टीबी के इलाज के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी लेना पड़े ताकि आप प्रेगनेंसी ला सकें, वरना सिर्फ टीबी का इलाज आपको प्रेगनेंसी लाने में मदद नहीं करेगा। सो टीबी की दवाई को ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो टीबी ही है और टीबी का इलाज लिया जाए। इसका प्रॉपर टेस्ट करके क्राइटेरिया में अगर आप फिट होते हैं, सरकार को इन्फॉर्म करके सरकारी डिस्पेंसरी पे या डॉक्टर द्वारा जो टीबी का इलाज करते हैं इसका इलाज लेना चाहिए, रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए और पूरा इलाज करना चाहिए ताकि आपको रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। और टीबी का इलाज लेते लेते भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। फ्रॉम द 3rd month of tuberculosis treatment you can try for pregnancy and pregnancy आ जाए तो टीबी का इलाज चलते रहना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना चाहिए। अगर टीबी, बांझपन, अबॉर्शन इन सबसे संबंधित आपके कोई और सवाल हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।